चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ में। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने करी थी? अधिक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से आंसर कर दो भाई। कौन थे दोस्तों जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी? अधिक पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने को लेकर। ठीक है, उनका दूसरा नाम बताऊंगे आपको। उनका दूसरा नाम था घनश्याम व्यास। इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काम किया, राइटर थे दोस्तों, गुजरात से बिलोंग किया करते थे, लॉयर थे वैसे तो। ठीक है, भारतीय विद्या भवन का नाम सुना है क्या? एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो भी इनके द्वारा ही फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी को ज्वाइन किया, फिर बाद में बीजेपी को, बीजीएस भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया, है ना। गवर्नर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और विश्व हिंदू परिषद के फाउंडिंग मेंबर भी थे। इनका नाम क्या है? के.एम. मुंशी, कन्यालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, कन्यालाल मानिकलाल मुंशी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को डाउट है डाउट वाले बॉक्स में डाल दो भाई, डाउट सेशन लास्ट में ले लूंगा मैं। ठीक है गाइस, कन्यालाल मुंशी की बात करें तो ये गवर्नर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। विश्व हिंदू परिषद जो है उसके एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर भी थे। ठीक है, बाद में इन्होंने भारतीय जन संघ को भी ज्वाइन किया। सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है तो एसएससी का ले लो, जयशंकर ज्यादा बेटर रहेगा। सर रेलवे का न्यू क्लास कब से ला रहे हो आप? रेलवे का न्यू क्लास यार प्रदीप, ये वाली तो पूरी हो जाने तो, नई क्लास पहले से ही ये वाली खत्म हो जान दो। ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा 500 जीके क्वेश्चन का, उसके बाद लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मुंशी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। 1950 में पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत इनके द्वारा ही करी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संगमरमर निर्मित लोटस टेम्पल कहां पर स्थित है? बताओ भाई। लोटस शेप्ड मार्बल टेम्पल, देखा क्या टेम्पल आपने? बहुत ही फेमस टेम्पल है लोटस टेम्पल। हालांकि बहुत सारी सिटीज में, जयपुर के अंदर भी होने में तो, लेकिन जो फेमस है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके शुरुआत करी गई थी 1986 के अंदर। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे काफी बच्चों का, बिल्कुल सही है। 72% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली के अंदर दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? इसकी 1986 में शुरुआत करी गई थी, और सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता है। काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, काफी 30-35 मीटर हाइट के ऊपर बना रखा है मतलब। ठीक है, मोस्ट विजिटेड बिल्डिंग भी इसको बताया गया था 2001 के टाइम पे, है ना। एक सहबा करके थे, फरीबोज सहबा करके एक पर्सन थे, वो इसके आर्किटेक्ट थे। सहबा करके थे, मतलब मैं लिख देता हूँ आपके लिए। सहबा, सहबा करके एक पर्सन थे, वो इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और नियर बाय 2500 लोग हैं जो कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी वहां पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। शहजादा दारा शिकोह की सूफी धारा का अनुयायी था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। क्या की चीज है जो कि वो कौन से सूफी को माना करता था? बताइए। दारा शिकोह एक्चुअली के अंदर लाहौर के बहुत ही फेमस कादरी सूफी एक सेंट हुआ करते, हजरत मियां मीर। समझ रहे हो? मियां मीर मालूम है ना आपको, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल जो की जो नींव रखी थी। तो मियां मीर के फॉलोवर है जो कि दारा शिकोह को माना जाता था। ठीक है, तो उनका वो क्या कादरी सूफी संत थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कादरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों का आंसर पता है, मेरे को मालूम, उम्मीद तो नहीं थी कितने बच्चों को प्री क्लास के टाइम में 12 से 1, 12 से 1 प्री क्लास के टाइम में। हाँ, काफी सारी रिलीजियस किताबों को भी दोस्तों दारा शिकोह ने जो है वो ट्रांसलेट किया था। बहुत कम लोगों को
दारा शिकोह जो है ना उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया। मतलब होता है ना जैसे कि रावण और विभीषण थे ना, उसी तरीके से एक तरीके से औरंगजेब और दारा शिकोह दोस्तों हुआ करते थे। ओके, एल्डेस्ट सन था वैसे ये शाहजहां का दोस्तों। ओके, और टाइटल भी मिला हुआ था इसको क्या बोलते थे, पद्मन शाह ज्यादा, पदशाह पदशाह ज्यादा नाम से इसको टाइटल भी मिला हुआ था। ठीक है गाइस, और इसकी प्रिंसेस का नाम क्या था, जहांनारा बेगम, जहांनारा बेगम था। ओके, ठीक है। और अजमेर के अंदर इसका जन्म हुआ था, मालूम है क्या आप लोगों को, ये दारा शिकोह का जो जन्म हुआ था ना वो अजमेर के अंदर हुआ था। ओके, और ऐसा माना जाता है कि हुमायूं टॉम जो है वहीं पर ही इसको गाड़ा गया था। अभी काफी रिसर्च चली थी ना, मालूम है ना, अभी काफी रिसर्च हुई थी इस चीज के ऊपर कि कहाँ पे गाड़ा गया है, वो लोकेशन भी देखी गई थी। तो हुमायूं टॉम के अंदर ये जो कि इसको ब्यूरल है वहां पर ही किया गया था। ठीक है गाइस, काफी टाइम तक इसने औरंगजेब के साथ में लड़ाई भी करी है ना, धर्मात की लड़ाई और काफी सारी समूहगढ़ की लड़ाई, ये सब जो है लड़ाई भी इसने दोस्तों करी थी। ओके, और काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता था, मतलब ये वो आदमी था जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं किया करता था, है ना, काफी सही आदमी था। मतलब उपनिषद को इसने स्टडी किया था, गीता को इसने स्टडी किया था, ठीक है, ट्रांसलेशन किया था, है ना, तो काफी सही मतलब आदमी माना जाता था, मतलब आर्ट को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर। ओके, गोपाल कृष्ण गांधी जो है उन्होंने भी दारा शिकोह को लेकर काफी कुछ लिखा था अपनी लाइफ के अंदर। तो काफी काम है जो कि इनके ऊपर करे गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस की तारीख क्या है, वर्ल्ड डायबिटीज डे। आपको मालूम है दोस्तों डायबिटीज को लेकर पूरी दुनिया के अंदर जो है काफी कंसर्न है, ठीक है, डायबिटीज को लेकर। जल्दी से बताइए भाई, डायबिटीज आपको मालूम है ना दुनिया के अंदर दो तरीके के होते हैं वैसे, टाइप ए और टाइप बी, मालूम है ये बात। और इस साल की थीम भी बता देना किसको पता है, इस साल की थीम भी बता देना। मतलब अभी तो खैर आया नहीं है, इस साल तो खैर 2019 की बतानी पड़ेगी। चलो ठीक है, 14 नवंबर आपको बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। 14 नवंबर 2019 की जो थीम रखी गई थी वो थी फैमिली एंड डायबिटीज। ठीक है, फैमिली एंड डायबिटीज जो है वो 2019 की थीम है जो कि रखी गई थी। और एक्चुअली के अंदर 14 नवंबर को क्या बर्थडे आता है, एक फेडरिक बेंटिक करके पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर की थी इंसुलिन। समझ रहे हो, एक तो बेंटिक थे और एक चार्ल्स थे। एक तो बेंटिक करके आदमी थे और एक चार्ल्स करके आदमी थे। इनके साथ में 1922 के अंदर इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी। तो इसीलिए इनके बर्थडे के ऊपर ही वर्ल्ड डायबिटीज डे है जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रमाणित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर 42 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको डायबिटीज है। समझ रहे हो, 14 नवंबर को जूही चावला का बर्थडे भी है। यार कौन है जिसको जूही चावला का बर्थडे याद है, अंकित चौहान गजब आदमी है यार ठीक है, गजब आदमी है, जूही चावला का बर्थडे याद है मतलब जूही चावला फेवरेट है, मतलब है, मतलब फेवरेट का भी बर्थडे याद करना ये भी बहुत बड़ी बात है वैसे ठीक है, 14 नवंबर को वैसे चिल्ड्रंस डे भी होता है, नेहरू जी का भी बर्थडे होता है, वो तो मेरे को समझ में आता है। मतलब नेहरू जी का बर्थडे बोलते तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, नेहरू जी तो समझ में आता है कि मतलब सबको पता है ना, बहुत फेमस आदमी रहे चलिए, और चाइना में दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट है जो कि आपको मालूम है डायबिटीज के मानते हैं। ये 42 करोड़ में से 11 करोड़ के आसपास तो आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, और नियर बाय 7 करोड़ आपको हमारे भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बताओ क्या, और डायबिटीज के बारे में और भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। और टाइप ए और टाइप बी होती है, आपको मालूम है बच्चों के अंदर जो होती है वो टाइप ए होती है, जो कि नॉर्मली 14 से 16 साल तक के बच्चों को देखने को मिलती है। ओके, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं पा रही है तो आपका डायबिटीज ए होता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको आर्टिफिशियली जो है टाइप ए में जो होती है वो आपको 14 से 16 साल तक के बच्चों को ज्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है बनती नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर से आर्टिफिशियल है जो कि आपको लेना पड़ता है। टाइप बी के अंदर ऐसा नहीं है। टाइप बी के अंदर क्या होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, ओके, वो बनती तो है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पाती है।
समझ रहे हो, बॉडी में इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। ओके, ये आपको ज्यादातर जो है 45 साल से ज्यादा के लोगों को में मिलेगी। और इसके अंदर इंसुलिन बनती तो है लेकिन अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है बॉडी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। मोस्ट कॉमन आपको दोस्तों ये वाली देखने को मिलेगी, कॉमन जो है वो टाइप 2 मिलती है। डेंजर दोस्तों पहली वाली ज्यादा डेंजर है, आपकी बॉडी में बन ही नहीं पा रही है ना। और इसका जो कारण है वो ओबेसिटी भी होता है, आपकी लाइफस्टाइल होता है। दूसरी वाली को आप थोड़ा ठीक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, अगर आप अपनी थोड़ी सी बॉडी को ध्यान रखो। ठीक है, अभी से ही ध्यान रखा करो भाई, एक्सरसाइज किया करो ताकि आपको इस तरीके के और इस तरीके के आपको भविष्य में कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिले। देखो एक सिंपल सा फिनोमिना बताता हूँ, या तो आज आप अपनी बॉडी पे काम कर लो, ठीक है, या भविष्य में जो है ना, जो टाइम आज आप नहीं दे रहे हो यही टाइम आपको बाद में परेशान होकर देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और जो पैसे आज आप बचा रहे हो 10-20 रुपए पर डे अपनी डाइट के ऊपर, ये पैसा पूरा इकट्ठा करके डॉक्टर साहब को दे के आओगे, क्या मतलब है बताओ? ठीक है, एक्सरसाइज करो बढ़िया और बढ़िया पढ़ाई करो, आपके बॉडी में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तीसरे तरीके की भी एक और डायबिटीज होता है जिसको अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज कहते हैं, वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं बेसिकली, है ना। लेकिन ये महिलाओं के अंदर जो है ज्यादा होता है। डायबिटीज के अंदर वैसे आपके मेजरली किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल, नर्वस सिस्टम, आईज, इनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो है ना, जो आपके एनर्जी जो है ना, अरे भाई ग्लूकोज को इंसुलिन कन्वर्ट करता है, मालूम है ना, ग्लाइकोजन के अंदर जो कि हमारे एनर्जी के तौर पे काम आता है, तो कन्वर्जन नहीं हो पाता, तो इन लोगों में एनर्जी की बड़ी कमी हो जाती है जिनके डायबिटीज होता है। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर उसमें दरारें हैं जो कि बढ़ जाती है? कौन सी मिट्टी है भाई? सिक्स पैक वर्कआउट का भी वीडियो बनाए अंकित चौहान। यार सिक्स पैक के ऊपर तो मेरे ख्याल से आपको जॉब वॉब लगने के बाद में काम करना चाहिए, अभी इतना लोड मत लो। ठीक है, सिक्स पैक, ठीक है, सिक्स पैक वाली भी एक्सरसाइज बता दूंगा कभी, टेलीग्राम पे बात कर, टेलीग्राम पे बता दूंगा। जिन बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टेड है वो मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन करके बात कर लेना। लेकिन सिक्स पैक के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, इतना लोड अभी मेरे को लगता नहीं आपको लेना चाहिए पढ़ाई वाले टाइम पे। ठीक है, आप अपनी एक बेसिक हेल्थ अभी इंप्रूव रखो। आपके हैं क्या? बिल्कुल यार अपने हैं यार, ऐसे क्या है। आपके कौन से बैग अपने हैं? सिक्स है। सिक्स में से प्रॉपर है जो एक फिल्म स्टार की तरह सिक्स जो है ना, वैसे तो नहीं है खैर, मतलब क्योंकि इतना अपन कोई फिल्म स्टार वाला तो अपने वो है नहीं कि अपना काम ही यही है। लेकिन हाँ, फोर अच्छे हैं, दो जो है वो ठीक ठाक है, यानी कि हाँ सिक्स बोल सकते हो आप। विदाउट टी शर्ट आपको सिक्स फील हो जाएगा कि हाँ सिक्स है। दिखाओ, हाँ दिखाने वाला काम है, गलत बात। ठीक है, ब्लैक सॉइल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। ओके, आपको ब्लैक होल मालूम है ना, मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है। ठीक है, मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करती है। ये तो कह रहे सवाल ही बहुत बच्चों वाला है, इसमें तो क्या ही आंसर दोगे, पृथ्वी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगामी जनजाति किस क्षेत्र के निवासी है? आगामी जनजाति दोस्तों किस क्षेत्र के निवासी है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे। हाँ, एसएससी के अंदर यादव आपकी पीसीएस के लेवल की जीके में पढ़ा दूंगा, तो चिंता मत करो। चलिए 64 बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। नागालैंड के अंदर दोस्तों आगामी ट्राइब है जो कि आपको देखने को मिलती है। मेजर एथनिक ग्रुप जो है ना नागालैंड के अंदर, वो आगामीज ही है। उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जो अपने शेड्यूल ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जो अपना 5वां शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर इनको इंक्लूड है, जो कि किया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़े। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दोस्तों अध्यक्ष के समिति के हेड कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए।
सभी को एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है नहीं यार ये एक्चुअली में, है ना। सभी को मतलब कोई क्वेश्चन होगा जिसमें बाकी को भी मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो हेड है वो दोस्तों कस्तूरी रंजन जी को बना रखा है। ओके, बाकी सब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो किसी एजुकेशन पॉलिसी का कोई भी पॉलिसी का हेड है, ऐसा नहीं है ना। चलिए, आपातकाल के घोषणा करने का अंतिम अधिकार किसके निहित है, किसके पास में फाइनल अथॉरिटी है जो कि होती है आपातकाल को लगाने की। हाँ विश्व रंजन, बिल्कुल ले लूंगा आपका डाउट, डोंट वरी। चलिए, काफी सारे बच्चों का यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात सही है दोस्तों। जब इमरजेंसी का देखो 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल है जो कि आपके इमरजेंसी प्रावधान बताते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। 352, 356, हाँ 352 जो है वो नेशनल को लेकर है, 356 जो है वो आपके स्टेट को लेकर है, और 360 आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर है। अब सिंपल सी बात है, क्या होता है फाइनल जो भी नोट होता है ना वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। अगर संसद बोलेगी भी लगाने को तो भी फाइनल तो राष्ट्रपति उसके ऊपर दोस्तों क्या करेगा, साइन करेगा। और वैसे राष्ट्रपति के पास में भी आपातकाल जो है लगाने की पावर होती है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, जो है पार्लियामेंट से पास है जो कि करवाना पड़ता है। ठीक है गाइस। औद्योगिक और वित्तीय पूर्ण निर्माण बोर्ड की स्थापना जो है वो कब करी गई थी। कैबिनेट रिक्वेस्ट करता है, प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करते हैं इमरजेंसी के लिए, तब लगाते हैं ना। यहाँ पे आंसर आपका स्किप करने में भलाई है, ई जो है ई वाला ऑप्शन आपका स्किप करने का है। ठीक है, स्किप, मुझे मालूम है BIFR के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली क्या के अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, समझ रहे हो। और इसको राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बनाया गया था, 1987 के टाइम पे बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो अपने इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करें, उनको बंद होने से बचाएं, उनको आगे डेवलप करें। ओके, तो और 2016 के अंदर भी क्या किया करता है कि तब इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। BIFR को मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में डिसॉल्व कर दिया था, और सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है ना वो NCLT को दे दी थी। इसकी नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल जो है ना वो इसको देखेगी, वो इसके ऊपर जांच करेगी, वो इसके ऊपर काम करेगी। तो ये एक्चुअली के अंदर जो भी सिक कंपनीज थी ना जिनकी हालत बहुत खराब थी, उनको रेमेडीज अवेलेबल करवाती थी कि भाई कैसे आप काम करो, वापस से बढ़ाओ, आप अगर बंद कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो नेशनल कंप्लेंट लॉ ट्रिब्यूनल भी दोस्तों यही काम करती है वैसे तो, है ना। तो इसलिए उसको बंद करके इसकी शुरुआत करी गई। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 57 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे चौथे स्टेट किससे अभिप्राय क्या है ये बताओ भाई। फोर्थ स्टेट क्या होता है दोस्तों अपने भारत में। हेडक्वार्टर वही है, दिल्ली के अंदर ही है हेडक्वार्टर इसका। आपको मालूम है दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 तरीके के 3 जो पिलर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी, उसके बाद चौथा जो माना जाता है वो प्रेस को, मीडिया को माना जाता है। नहीं नहीं, पांचवा नहीं बताया था, फोर्थ बताया होगा मैंने कभी भी यार, पांचवा तो है ही नहीं, फोर्थ पिलर बोलते हैं, गलती से बता दिया होगा, खैर बात अलग है, लेकिन 5 4 ठीक है। चौथा पिलर दोस्तों हम किसको, प्रेस को जो है यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि 3 ही होते हैं वैसे तो, है ना। चौथा जो है वो अपना मीडिया होता है जिसका काम होता है कि अकाउंटेबल बनाना। ठीक है, क्या करना, गवर्नमेंट की जो कमियां हैं वो उसको बताना, क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट की कमियां बताना। अरे भाई बड़ाई बताने के लिए तो गवर्नमेंट खुद ही बहुत है, समझ रहे हो। देखो बड़ाई के लिए तो देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही बहुत है अपनी बड़ाई के लिए तो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो उसको दिखाने का काम होता है मीडिया को, सच्चाई दिखाने का काम होता है मीडिया को, ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो दिखाने का काम होता है मीडिया को, ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी
मैं बोलूं कि यार मेरे पढ़ाने से आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ग्राउंड रिपोर्ट कौन दिखाएगा? आप ही तो दिखाओगे। अगर मान लो कोई एजेंसी है जो कि बताती है कि हाँ यार बच्चों से जान के पर्सनली पूछती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पढ़ाने से बहुत सारे सिलेक्शन हुए, मैंने बोल दिया आपको कि यार 1 लाख सिलेक्शन हो गए, समझ रहे हो? तो मेरे बोलने से थोड़ी ना मानोगे आप यार। कोई एजेंसी होनी चाहिए या कोई ऐसा होना चाहिए, बच्चा खुद बोलना चाहिए कि देखो सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। कमेंट के अंदर आप देखते हो ना, 8 बजे वाले में बोलते हैं बच्चे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन आए, इतना मेरे सिलेक्शन हुआ वाईफाई स्टडी की वजह से। बहुत सारे बच्चे ऑफिस में आके अपना वो भी बताते हैं, है ना, खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वहां से पता लगता है कि हाँ बच्चों का सही में हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये रियलिटी होती है, तो रियलिटी बताना जो है वो काम होता है ना एक्चुअली के अंदर। तो लेकिन आज के टाइम पे आपको मालूम है चीजें पूरी जो है मीडिया एकदम से खत्म सा हो गया है, मतलब मीडिया का काम ही कुछ बदल गया है। मीडिया का काम उल्टा हो गया है, बड़ाई बताने का काम मीडिया का हो गया है, सच्चाई बताने के अलावा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर है जो कि कर देंगे। 1919 के अंदर इसका फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। ठीक है, जितने भी ये मीडिया वाले हैं ना, आपको नाम बताता हूँ मैं सीधे सीधे। क्या नाम है? चौधरी संदीप, क्या नाम है? चौधरी जो है ना, क्या नाम है इसका? सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, रजत शर्मा, और क्या है एक और, चौरासिया, ये सारे के सारे मतलब ये ऐसे लोग वो एक लड़की है, क्या नाम है उसका? एक और रूबिका, रूबिका, हाँ। तो ये सारे, अंजना, अंजना ओम कश्यप, रोहित सल्दाना, ये जितने भी टॉप मीडिया के जो नाम थे सारे के सारे, मतलब इतना टिका के इनको पैसा मिला है ना, मतलब इनके साथ पुश्ते जो है वो बैठ के आराम से खाएंगे, मतलब इतना पैसा जो है इनको दिया गया है। श्वेता सिंह, ये कभी भी ऐसा नहीं पूछती कि आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा आपके कारण क्या है इसका, मतलब मतलब। और मुझे प्रॉब्लम पता है बड़ी बात क्या है, कि देश में सबसे ज्यादा टीआरपी भी इन्हीं की है, यानी कि कितना फेक दोस्तों जनता देख रही है, आप देख सकते हो, समझ रहे हो? मतलब एक बार आप सवाल तो करो, मोदी जी को बोलो तो सही कि भाई मीडिया के सामने आओ, आप एम्प्लॉयमेंट का जवाब दो, आप जीडीपी का जवाब दो। देखो जो भी सच है गलत है वो बात सही है, वो अलग बात है। देखो क्या होता है कि देश में ऊपर नीचे चलता रहता है, कांग्रेस के टाइम पे भी गलतियां थी, कांग्रेस के टाइम पे भी बुराइयां थी, गलतियां भी हुई है, हमने हटाया भी है ना। लेकिन हमेशा राज करने वाली जो ये प्रवृत्ति है ना, और राज कराने वाली प्रवृत्ति, ये बहुत गलत है, समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए, जो सही करे वो रहो, जो गलत करे वो रहो। तो सामने आके जवाब दो मीडिया को, सामने आके बताओ कि भाई एम्प्लॉयमेंट कितनी है, जीडीपी कितनी है, डेटाज बताओ। तो ये गलत चीज है जब आप सामने आके बिल्कुल भी मीडिया के सामने बताते नहीं हो, मीडिया पूछती नहीं है। आज ट्रम्प देखो, ट्रम्प बेचारा कैसा ही हो चाहे, लेकिन मीडिया को जवाब देता है। मीडिया वाले कितने उल्टे उल्टे सारे सवाल पूछते हैं और जवाब देता ही है। ये अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सभी को मालूम है जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट है, भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी है बताइए? कैबिनेट दोस्तों कलेक्टिवली तो दोस्तों आपको मालूम है ना लोकसभा के रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनली किसके रेस्पॉन्सिबल होती है, ये आपको बताना है। अंजना भौजी एक बार तो अंजना हो मोदी बोल पड़ी थी, हो याद है क्या? अंजना हो मोदी मतलब इतना ज्यादा कि संडे भी बदल लिया थोड़े बीएनडी भी है। जबरदस्त है यार, मतलब बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि सर एनडीटीवी सही है क्या? देखो एनडीटीवी सही है कि गलत है, ये हम पता लगा सकते हैं कि आप एक काम करो, 2014 से पहले का देखो और 2020 का देखो, 2012 और 2020, अगर एनडीटीवी का प्रोपोगेंडा सेम है तो वो सही है। यानी कि मनमोहन के टाइम पे भी अगर वो आ, समझ रहे हो क्रिटिसिज्म किया करते थे और आज भी करते हैं, तो इसका मतलब वो सही है।
तो आप ये सिंपल सी बात है, 2012 की वीडियो देख लो और आज की वीडियो देख लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर 2012 में ये मनमोहन सरकार की तारीफ करते थे और आज यहाँ पे मोदी जी की बुराई कर रहे हैं तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में क्या मिले, पैसे मिले। किससे मिले, मनमोहन जी से मिले। तो सिंपल सा तरीका होता है पता करने का यार, समझ रहे हो। मतलब इसके अंदर कोई आपको कोई मेरे सही या गलत बताने से सही नहीं हो जाएगा वो चीज। आप खुद देखो ना, 2014 से पहले के देख लो, 2020 के वीडियोस देख लो। अगर कोई आदमी पलटी मार रहा है तो इसका मतलब क्या है, पलटी क्यों मारा है भाई, पैसे मिले। मतलब क्या कारण है पलटी मारने का, तो आप खुद ही चेक कर लिया करो इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो, कैलेस्ट्रियल बॉडी, प्लैनेट इज द कैलेस्ट्रियल बॉडी विच, आंसर बताओ भाई। प्लैनेट दोस्तों कौन से कैलेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं, ये आपको बताना है। मैं कौन सी न्यूज टीवी देखता हूँ, मैं कोई सी भी नहीं देखता यार, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। अब मैंने टीवी हाफ एन आवर भी मेरी लाइफ में, मेरे को याद नहीं, पिछले 10 साल के अंदर देखा होगा। लास्ट 10 ईयर्स के अंदर मैंने कोई भी टीवी आधे घंटे भी नहीं देखा। लास्ट 10 ईयर में मैंने टीवी जो है ना वो कभी भी हाफ मिनट, हाफ, हाँ मतलब 30 मिनट्स भी नहीं देखा मैंने कभी। ठीक है, अरे यार इतना टाइम भी नहीं है पहली बात तो, और कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ल्यूमिनस भी नहीं होते हैं और श्रिमर भी नहीं करते। ना तो हमने जो भी प्लेनेट कौन से होते हैं दोस्तों, ये ना तो टिमटिमाते हैं और ना इनके पास में खुद की लाइट होती है। हमारे पास खुद की लाइट है क्या, हमें तो सनलाइट मिल रही है ना, सन से लाइट मिल रही है, और ना हम टिमटिमाते हैं। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, सिंपल सा बात है। और कौन सा एंजाइम है जो कि फैट को ग्लिसरीन के अंदर और फैटी एसिड को दोस्तों कन्वर्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जल्दी से बताइए। कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फैट को फैटी एसिड में या ग्लिसरीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपको मालूम है ना हमारी बॉडी में क्या होता है, जो प्रोटीन हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड के अंदर होता है। ठीक है, कार्बो किस में होता है, ग्लाइकोजन में होता है। वैसे फैट किस में होता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट कौन करता है, लिपेज नाम का दोस्तों एंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, डी आप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, निगर रिवर फॉल्स है, निगर रिवर दोस्तों कहाँ पे गिरती है ये आपको बताना है। ठीक है, बाइल दोस्तों एक एंजाइम नहीं है, पता है ना। चलिए बताइए, निगर रिवर के बारे में बताइए, निगर। वेस्ट अफ्रीका वाला जो एरिया है ना, वेस्ट अफ्रीका वाला एरिया, वहां पे आपको निगर रिवर है जो कि देखने को मिलती है, वेस्ट अफ्रीका की। और काफी बड़ी रिवर है, छोटी मोटी रिवर नहीं है, कुछ 4000 किलोमीटर के आसपास की रिवर है, नाम छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़ी है। माली, निगर, बेनिन, नाइजीरिया, यहां से होते हुए दोस्तों ये कहां पे जाके गिरती है, ये अटलांटिक ओशन में गल्फ ऑफ गिनिया में जाके गिरती है। ठीक है, नाइल और कॉन्गो के बाद में थर्ड सबसे बड़ी रिवर है जो कि निगर रिवर है दोस्तों। गल्फ ऑफ गिनिया जो है अटलांटिक ओशन वाला एरिया है, वहां पे गिरती है। सबसे बड़ी आपको मालूम है यहाँ पे नाइल है, दूसरी यहाँ पे कौन सी है, कॉन्गो नदी है जिसको जायर रिवर भी कहते हैं, और तीसरी जो है दोस्तों आपकी निगर है जो कि सबसे बड़ी नदी है। ठीक है गाइस, अरे पैपुआ ये गिनिया नहीं है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के पास में है भाई, ये गिनिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ओके, और बैंगी नदी करके उसकी ट्रिब्यूटरी भी है एक्चुअली के अंदर। मैं आपको मैप दिखाऊंगा इसका, मैप के अंदर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। होल्ड करो भाई, एक बार होल्ड कर लो, दिखा रहा हूँ।
ये है भाई, देख लो आपके सामने, ये देख लो, ये है निगर रिवर। ठीक है गाइस, देखिए कहाँ कहाँ से कंट्री से होती हुई जा रही है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, निगर रिवर के बारे में कहाँ पे, अटलांटिक के अंदर जाके आपको ये देखने को मिलती है। गिनिया वाला दिख गया कि आपको, वेस्ट अफ्रीका के अंदर गिनिया कंट्री। हाँ, तो बस यहीं पे जाके ये बहती है। काफी ब्यूटीफुल एरिया है जो कि निगर का आपको देखने को मिलता है वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बच्चे बच्चे को मालूम है इसका आंसर, तो बच्चे बच्चे को इसका आंसर है जो कि मालूम है। ठीक है, पैसे वैसे का डोनेशन इकट्ठा करके दोस्तों वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी 11 सितंबर 1893 को, जहां पे अपने स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों रिप्रेजेंट किया था। अभी भी 89% के लोगों ने हाँ आंसर सही दिया है। क्या करते हो यार, ऐसे जवाब भी गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। शिकागो के अंदर दोस्तों ये सम्मेलन है जो कि किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों जितने भी रिलीजन है ना, वहां से किस तरीके से हम रिलीजन के थ्रू दुनिया में पीस जो है उसको लेके आ सकते हैं, क्या अच्छाइयां हैं रिलीजन के अंदर वो जान सकते हैं। इन चीजों को लेकर दोस्तों उसको करवाया गया था। पहली बार 1893 के अंदर इसको दोस्तों करवाया गया था। ठीक है, और लास्ट कब हुई थी ये? 2018 के अंदर हुई थी लास्ट। लास्ट कब हुई थी? 2018 के अंदर है जो कि इसको करवाया गया था। और भी लोग थे, मतलब जैसे कि हिंदुज्म को तो अपने विवेकानंद जी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही जैनिज्म को जो रिप्रेजेंट किया था वीरचंद गांधी जी थे। मैं आपको और लिख देता हूँ, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है वैसे। जैनिज्म को थे वीरचंद गांधी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था जैनिज्म को। ठीक है गाइस, उसी तरीके से अलग अलग धर्मों संप्रदाय के लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेशन किया था। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसको भी रिप्रेजेंट किया था, एनी बेसेंट आई हुई थी, और भी बहुत सारे रिलीजन के काफी सारे लोग हैं जो कि उस टाइम पे आए हुए थे। और लास्ट जो हुआ था 2018 के अंदर हुआ था ये टोरंटो के अंदर। टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई दोस्तों क्या अवेलेबल करवाता है, क्या फाइनेंस करता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों, फाइनेंस जो है दोस्तों वो कॉर्पोरेट बैंक को ही अवेलेबल करवाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक नहीं होगा और डायरेक्ट फाइनेंस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड दोस्तों कैसे बिहेव करती है? जल्दी से बताइए। प्रेशर अगर इंक्रीज करें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो भाई, स्पीड ऑफ साउंड पे आपको ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर के ऊपर वेरिएशन होते हैं, प्रेशर पे नहीं होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो चेंज। ठीक है, 58% बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर पे होता है, प्रेशर पे नहीं होता है साउंड का इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। पेंटर दोस्तों, फेमस पेंटिंग है भारत माता की, उसके दोस्तों कौन है पेंटर, ये आपको बताना है। एक बार पोल दे रहा हूँ, रुक जाओ भाई, बताओ भाई। भारत माता नाम की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है दोस्तों एक, उनकी पेंटिंग काफी फेमस रही है भारत माता के नाम से। गणेश जननी नाम की भी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग थी इनकी। कहाँ से? कैलकाटा से बिलोंग किया करते थे, और 1951 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। द पासिंग ऑफ शाहजहां एक बहुत ही फेमस एक पेंटिंग इनकी वो भी थी।
ठीक है, स्वदेशी आर्ट जो है ना, हमारे देश में जो पेंटिंग बनने की जो शुरुआत है, उसके इनिशियल लेवल पे दोस्तों जो जो पेंटर थे ना, उनमें से एक थे। मुगल राजपूत स्टाइल की कई सारी पेंटिंग मॉडर्न आर्ट के तौर पे इन्होंने बनाई थी, है ना। काफी जो है इन्होंने इस तरीके से काम किए थे, बंगाल से बिलोंग करते हैं। आप भी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिनंद्रा नाथ बोस आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल सही है। अभिनंद्रा नाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द पासिंग ऑफ शाहजहां नाम की पेंटिंग भी इनकी बहुत फेमस है। आपको ये भारत माता वाली पेंटिंग दिखाऊंगा, इसकी फोटो। भारत माता वाली पेंटिंग दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ना कि चार हाथ जो होते हैं, एक है ना, वो वाली पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। आपने देखी होगी वैसे तो खैर, लेकिन ये लो। ठीक है, ये वाली पेंटिंग है दोस्तों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो अपने कुल मिला के सरस्वती को अपने को रिप्रेजेंट करती है अपनी पेंटिंग वाली। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स है जो कि इनकी बनाई हुई है, काफी फेमस रही है अक्रॉस द ग्लोब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिग एप्पल के नाम से कौन सी सिटी है जो कि जानी जाती है? बिग एप्पल। बताइए, ये लीजिए पोल। ये बिग एप्पल दोस्तों एक निकनेम है किसका? न्यूयॉर्क सिटी का। 1920 के अंदर दोस्तों एक स्पोर्ट्स राइटर थे, उनके द्वारा इस नाम को फेमस किया गया था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या गूगल करके आप आंसर देते हो क्या आप लोग? यार आप लोग इतना सही आंसर देते हो इतने सारे क्वेश्चन का, कई बार तो यकीन ही नहीं होता मेरे को। उदाहरण नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मतलब कई बार तो मुझे लगता है चीटिंग करते हो आप लोग। कभी गूगल यूज करते हो तुरंत फिर आंसर करते हो। पीपीटी से जीके समझ नहीं आती है? अरे भाई पहले वाले हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ा रखा है रेलवे में, वो वाले वीडियोस देख लो, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। गोदावरी की बात करें तो 43% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है ना भाई। गुजरात और गोदावरी का क्या लेना देना है, समझ नहीं आता। रिंगिट दोस्तों किसकी मुद्रा है, जल्दी से बताओ। रिंगिट किसकी मुद्रा है? सिंगापुर में चलता है डॉलर, स्विट्जरलैंड में चलता है यूरो, और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है। स्विट्जरलैंड का बताओ, स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड का बताओ करेंसी वैसे है। एक करेंसी और है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में फ्रैंक एक्चुअली में क्या चलता है, स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रैंक चलता है। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी वहां की फ्रैंक है। मतलब यूरो जो है वो उसके नेबरिंग कंट्रीज में चलता है, यहाँ पे यूरो नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है फ्रैंक। यूरो जो है इसकी नेबरिंग कंट्री में चलता है। आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। मलेशिया में रिंगिट चलता है अपना। इनका 1 रुपया अपने कोई मेरे ख्याल से 16 से कोई 18 रुपए के बराबर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है? लॉन्गेस्ट मीठे पानी की झील। बताओ भाई कहां पर है ये? ग्रेट, इसको अफ्रीकन ग्रेट लेक भी कहते हैं। ये वाली जो लेक है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट अफ्रीकन लेक भी कहते हैं। अफ्रीका के अंदर दोस्तों ये अवेलेबल है। ठीक है गाइस, कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। सेकंड ओल्डेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है, लेक बैकाल के बाद में। दुनिया के लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पे वेम्बनाथ लेक है जो कि लॉन्गेस्ट है, ऐसे ही दुनिया में टैंगनयिका नाम की लेक है दोस्तों। काफी बच्चों ने गलत किया है। अरे वर्ल्ड की बोली क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में बात करी है। ठीक है, तो देखो, लेक बैकाल तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात करें तो तेंगनयिका दोस्तों दुनिया में लॉन्गेस्ट आपको देखने को मिलेगी, और सेकंड ओल्डेस्ट भी है, वॉल्यूम के हिसाब से भी यही है। लेकिन लॉन्ग की जब बात करें तो यहाँ पे तेंगनयिका नाम की है, अफ्रीका में ये सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तंजानिया, कॉन्गो, ब्रुनुदी, जैम्बिया, ये सब जो कंट्रीज है ना, इसके बीच में है ये एक्चुअली में, उसके वहां पर है तंजानिया। ओके, कॉन्गो हो गया, ये सब।
आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह प्रसिद्ध स्थल दोस्तों जहाँ पे हमें क्या मिले, बुल वाली सील्स मिली, है ना। बैल वाली सील्स दोस्तों कहाँ पर मिली थी, ये आपको बताना है। कहाँ पे मिली थी? एक ही एनिमल है जो कि हम डिपिक्ट कर पाए इतनी सारी सील में से, जो कि हमारा बुल है दोस्तों। और ये कहाँ पे? हड़प्पा वाली साइड के ऊपर मिली थी। ठीक है गाइस। पुष्पावती सील हमको कहाँ पे मिली थी? मोहनजोदाड़ो में मिली थी। और ये वाली हमें हड़प्पा में मिली थी। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम क्या है? दयानंद सरस्वती जो है ना, उनका इंडियन फिलोसफर थे दोस्तों, आप सभी को मालूम है। इनका जन्म हुआ था 19th सेंचुरी में, 1824 के आसपास है जो कि इनका जन्म हुआ था। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा ही करी गई थी दोस्तों, है ना। लोकमान्य तिलक के साथ में मिलकर इन्होंने स्वराज का कॉल दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, ये इनके द्वारा ही बोला गया था, समझ रहे हो। राधा कृष्णन जी ने इनको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा था, अरविंदो जी ने भी कहा था। तो और बताओ कौन थे? बिल्कुल सही है, नाम क्या था? मूल शंकर। इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के तहत दोस्तों कमर्शियल एक्टिविटीज भारत में स्टार्ट करी गई थी? ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करी गई थी चार्टर्ड एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्रदान है? बताइए, कानून बनाने वाली जो पावर है दोस्तों, वो हमके कौन से आर्टिकल के साथ में दी गई है? कौन से आर्टिकल के साथ में हमको पावर है जो कि मिली है? आर्टिकल 248 का सेकंड क्लॉज दोस्तों यही बोलता है, ध्यान रखिएगा। ओके, शक्ति स्थल दोस्तों किससे संबंधित है? पहले कर चुके हैं शायद हम ये क्वेश्चन तो। ठीक है, शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी जी की दोस्तों। ये क्या है? इंदिरा गांधी जी के नाम पे बना हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। कई सारे बच्चों के डाउट है।